Ma'am, Dr. Neelam Avtar Singh is a very renowned homeopathic practitioner, teacher, and consultant. Graduated from Homeopathic Medical College, Chandigarh in 1985. She was awarded DSc Award in 1996 and conferred with MD degree in 2001 by Punjab Council. She was the editor of Homeopathic Community Journal for 20 years from 1995 to 2015. At present, ma'am is the chief editor of DARE journal from last 6 years. Ma'am has delivered expert homeopathic lectures at different parts of India and also in USA. Ma'am has also written many books, some of which are The Homeopathy and Mind, co-authored by Dr. A.S. Maan and Dr. Bhupinder Singh, and Marvelous Sapphire with 51 case studies, and a repertory guide to rubrics with explanation of all mind rubrics. Ma'am also owns a YouTube channel, Homeo Healings, where she regularly posts videos on homeopathy. She has posted more than 640 videos on rubrics, cured cases, medicines, and social cause. Her series on cases, 100 Days, 100 Cases, was a huge hit. At present, a new series, 100 Days, 100 Medicine, is going on. Ma'am also has her own website, www.homeohealings.com. Ma'am, we are very grateful to have you with us today, and we're all looking forward to hear from your experiences. Thank you so much. Thank you. You are Dr. Dipali? Yes, ma'am. Yes, Yeah, thank you so much. Yeah. Thank you, Dr. Rohit डॉक्टर Bhandari. नीलम मैम, डॉक्टर नीलम अवतार सिंह के बारे में मैं कुछ बोलना चाहता हूँ कि डॉक्टर नीलम अवतार सिंह इज अ वेरी रिनोन्ड एंड वेरी एक्सपीरियंस डॉक्टर। इन्होंने बहुत सारे ऐसे रेयर केसेस ठीक किए हैं और हमने एक दो बार इनको रिक्वेस्ट करी दिल्ली में आके लेक्चर, एंड शी इमीडिएटली एक्सेप्टेड। वी आर थैंकफुल फॉर दैट। और वो यहाँ आके इन्होंने अपना नॉलेज एंड एक्सपीरियंस शेयर किया और हमको बहुत कुछ सीखने को मिला है। एंड हर 100 days, 100 cases, 100 days, 100 medicine। तो मैं तो इतना बोल सकता हूँ कि मैम अगर बोलेंगी 1000 days, 1000 cases, तो वो भी कम ही पड़ जाएंगे। एंड इन एवरी इन एवरी केस एंड एवरी डे you learn something from her. So we are very, very much thankful that she has joined us, and she will be delivering lecture and she will be sharing her experience with us. So this is really a privilege for all of us to learn something. So welcome, ma'am, and thank you very much for coming and joining. थैंक यू डॉक्टर रोहित भंडारी, आपने तो कुछ ज्यादा ही तारीफ कर दी। आई एम मैम अभी नथिंग, मैम बस टाइम थोड़ा कम सा है। जो आता है। मैम टाइम कम है, नहीं तो अभी मेरे को कुछ और भी बोलना था। नो प्रॉब्लम। सो हेलो एवरीवन। सबसे पहले डॉक्टर रोहित भंडारी जी, उनके सो मैनी थैंक्स फॉर हिम, क्योंकि वो अक्सर ही हर हफ्ते हर महीने कोई ना कोई लेक्चर्स किसी एक्सपर्ट डॉक्टर्स के करवाते ही रहते हैं। और इससे हमारी सबकी नॉलेज तो इंक्रीज होती ही होती है, साथ में लोगों में प्रचार होता है कि होम्योपैथी क्या कर रही है। वैसे मैंने पहले एक बात शेयर करनी है। अभी कुछ दिन पहले, जस्ट 3-4 डेज पहले, एक मैंने वीडियो देखा। हमारे पास एक वीडियो है, जस्ट फॉर 1 मिनट का वो वीडियो था। तो मैंने अपने इसमें यूट्यूब पे भी डाला। उस वीडियो में डॉक्टर साहब, डॉक्टर रोहित, 1901 से लेके 1914-15 जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुई, 19 से 20 तक, उस टाइम पे होम्योपैथी के इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, सभी पूरी बिल्डिंग्स बड़ी बड़ी, इतना बड़ा स्टाफ उनका, इतनी नर्सेस ट्राइंग टू गेट एडमिशन इन होम्योपैथी। और एक जगह नहीं, कम से कम 20 जगह उन्होंने दिखाई है। अमेरिका में, यूरोप के सारे कंट्रीज में, ऑस्ट्रेलिया में, बहुत जगह पे। मैं हैरान थी कि आज से 100-150 साल पहले होम्योपैथी इतना ज्यादा उसका प्रचार था, इतनी ज्यादा फैली हुई थी।
तो आज क्या हो गया होम्योपैथी को कि हमें हर केस को इम्प्रेस करना पड़ता है कि होम्योपैथी जड़ से ठीक करती है, होम्योपैथी ऐसे ठीक करती है, होम्योपैथी में रूट कॉज से ठीक किया जाता है, होम्योपैथी ऐसे। क्या इन सालों में हो गया, इन 100 सालों में, कि सारे कॉलेजेस बंद हो गए? मैंने स्पेशल वो वीडियो अपने YouTube पे डाली, आप सारे जरूर देखो, और उसमें मैंने 2 क्वेश्चंस पूछे हैं, उसका रिप्लाई जरूर दो कि आज होम्योपैथी कहाँ पहुंच गई। या तो एलोपैथी का माफिया इतना बड़ा है, उन्होंने छोटी छोटी जो ये साइंस थी उनको बिल्कुल दबा दिया, या आई डोंट नो कि क्या हुआ। अगर 1900 सन में इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल हो सकते हैं, आज तो कोई हॉस्पिटल ही नहीं है। अगर है भी 5-10 पूरे इंडिया में हॉस्पिटल है भी, तो चलता कौन सा है? कोई भी नहीं। सो दिस इज अ क्वेश्चन जिसने मुझे सच में 2 दिन परेशान करके रखा कि आज होम्योपैथी कहाँ खड़ी है। सो इसका मुझे मेरी वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे छोटी सी एक वीडियो 1 मिनट की, बस आप देखिएगा और उसका रिप्लाई जरूर कीजिएगा कि ऐसा क्यों हुआ या क्या लगता है कि इसका क्या कारण है। सो आज का जो मेरा लेक्चर है दैट इज ऑन व्हीट एलर्जी, ग्लूटेन एलर्जी या सीलियक डिजीज और इसकी क्योर। मैं बहुत सारे इसी टॉपिक पे लेक्चर्स ऑलरेडी दे चुकी हूँ, और फिर भी मुझे लगता है कि ये ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होने की वजह से बहुत सारे लोग इसको ठीक नहीं कर पाते। आज हम उसी चीज पे बात करेंगे। मैंने 2006 में जब पहली बार मेरे पास कोई एक लड़की 23-24 इयर्स की थी, वो आई, तो उसने मुझे बोला कि मुझे वीट एलर्जी है। Then I said, वीट एलर्जी ये कैसे हो सकती है? कहते नहीं मैम मुझे वीट एलर्जी, और पीजीआई से मैंने पता नहीं 5 साल या 7 साल ट्रीटमेंट करवाया है और कोई इलाज नहीं हुआ। तो मैंने कहा उन्होंने इलाज किया कि, कहते एंड में उन्होंने बोल दिया कि इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है, आप सिर्फ ग्लूटेन वीट सारी उम्र के लिए इसको आपको छोड़ना पड़ेगा। फिर मैं पटियाला में, उसने बोला कि मैंने 3 इयर्स एक गेस्ट्रो के डॉक्टर हैं बहुत मशहूर हैं यहाँ के, उनसे ट्रीटमेंट लिया। तो ये लोग क्या देते हैं, सिर्फ विटामिन, मल्टीविटामिन या जो भी कैल्शियम, कुछ ऐसी चीजें, कोई मिनरल्स, आयरन, जो जिन चीजों की कमी हो जाती है। सो मैंने उस केस को, मैंने कहा चलो ठीक है हम देखते हैं क्या होता है। उस केस में 6-8 महीनों में रिजल्ट मिल गया और वो लड़की ठीक हो गई। वेरी स्ट्रेंज। मैंने कहा वाह, भी वीट एलर्जी कभी सुनी नहीं थी। आज के टाइम पे हर जो चौथा 5वां बच्चा पैदा होता है वो वीट एलर्जी से पैदा होता है, चाहे वो ग्लूटेन एलर्जी है, वीट एलर्जी है, सीलिक डिजीज है। ये तीनों टर्म्स मेडिकली देखा जाए तो डिफरेंट है, लेकिन हमारे लिए एक ही मकसद है कि पेशेंट को गेहूं से एलर्जी है, उसको हमने ठीक कैसे करना है। तो उसके अगले साल 2007 में एक और केस आया। तब कहीं भी टेस्ट नहीं हुआ करते थे, सिर्फ पीजीआई में एक टेस्ट होता था चंडीगढ़ में, और मतलब बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में होता था। उसकी भी जो फिगर होती थी वो मोर देन 100 होती थी, क्या मोर देन 100, पता नहीं 200 है कि 500 है कि 600 है, 1000 है, वो कुछ नहीं पता होता था। तो कितने साल ऐसे चलता रहा, 3 साल के बाद और केसेस और केसेस और केसेस। आज तक मैं कम से कम 200-300 केसेस को 100% क्योर कर चुकी हूँ। दिस इज नॉट कि मैं कर चुकी, मेरी होम्योपैथी ने, क्योंकि एक पैटर्न फॉलो किया गया, जिस पैटर्न के अकॉर्डिंगली मेडिसिन ने काम किया। आज हम उसी पे बात भी करेंगे। सो पहले ये समझे कि वीट एलर्जी क्या है, ग्लूटेन एलर्जी क्या है, सीलियक डिजीज क्या है, और ये टर्म्स कैसे यूज होती हैं। वीट एलर्जी होती है कि जब किसी को, कोई भी वो पेशेंट, आजकल वैसे ज्यादा बच्चों को ये प्रॉब्लम होती है, बड़ों को भी होती है, मुझे लगता है 80% बच्चे होते हैं, बड़े तो 20% होते हैं, सारे ठीक होते हैं अगर ढंग से होम्योपैथी दवाई दी जाए, सब ठीक होंगे। क्योंकि मेरे पास बड़ों वाले केस भी है ठीक हुए, बच्चों वाले भी। वीट एलर्जी होती है कि अकेला गेहूं खाने से पेशेंट बीमार हो जाता है।
ग्लूटेन एलर्जी होती है कि ग्लूटेन एक प्रोटीन है जो गेहूं में भी है और जो कुछ और चीजों में भी है। वो खाने से पेशेंट को एग्रीवेशन होती है, ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है, वो ग्लूटेन या व्हीट उसकी बॉडी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सीलिएक डिजीज क्या होती है कि ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें जब हमारी बॉडी, अगर हम लोग जो जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग व्हीट खाते हैं, इजीली पच जाता है, लेकिन जब ये पेशेंट्स व्हीट खाते हैं तो इनका इम्यून सिस्टम एकदम ट्रिगर होता है और वो एंटीबॉडीज फटाफट पैदा करना शुरू कर देता है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन की बीमारी है। स्मॉल इंटेस्टाइन में छोटे छोटे विलाई होते हैं, हेयरी प्रोजेक्शंस, और जब किसी पेशेंट को ये प्रॉब्लम होती है, जब उसका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, तो वो उसको लगता है कि जो चीज खाई गई है वो पेशेंट के लिए हार्मफुल है, तो वो इंस्टेड ऑफ कि उस चीज को दूर करे, वो अपने ही विलाए खाने शुरू कर देता है और बिल्कुल जो इंटेस्टाइन है अंदर से फ्लैट हो जाती है। पहले तो पेशेंट्स को पता ही नहीं चलता था कि हमें कोई प्रॉब्लम है। पहले तो पेशेंट्स को, क्योंकि कोई टेस्ट ही नहीं हुआ करता था, तो अभी कुछ पिछले 5 7 10 सालों से ये बीमारी भी ज्यादा बढ़ गई है और लोग भी ज्यादा अवेयर हो गए हैं। तो इम्यून सिस्टम जब एक्टिवेट होता है तो वो अपनी ही इंटेस्टाइन के विलाय को खा लेता है और इंटेस्टाइन अंदर से उसका जो ल्यूमेन होता है वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है और फ्लैट होने के कारण वो जितने भी मिनरल्स हैं वो एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, वो आयरन नहीं एब्जॉर्ब कर सकता, वो कैल्शियम नहीं एब्जॉर्ब कर सकता। आयरन नहीं करेगा तो इनका एचबी लो हो जाएगा, और जानते हो इनका एचबी कितने तक होता है? 4 तक भी पहुंच जाता है। आज के टाइम पे तो जितने भी पेशेंट्स इन चीजों से सफर करते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले ही उनका व्हीट एलर्जी का, ग्लूटेन एलर्जी का, सीलिएक डिजीज का टेस्ट करवा लेते हैं, क्योंकि आजकल के टाइम पे बहुत ज्यादा पेशेंट्स हो चुके हैं इन चीजों के। और जब पूछा जाए कि इसका कारण क्या है, तो वैसे तो गूगल पे सर्च करो, आपको कुछ नहीं पता चलेगा कि क्या कारण है, लेकिन मैं क्योंकि इतने सालों से इन पेशेंट्स को देख रही हूं, तो मुझे लगता है कि इसका कारण है कि हमारी जमीन में इतने ज्यादा केमिकल्स, इतने फर्टिलाइजर्स इतनी ज्यादा मात्रा में पड़ते हैं कि उसके कारण बच्चों को, बड़ों को ये बीमारियां होती हैं। हमारी जमीन खराब हो गई इतने बड़े केमिकल्स के कारण, हमारा पानी खराब हो गया जमीन के नीचे का, हमारी हवा खराब हो गई। ये सब चीजें हैं जिनके कारण हमें बहुत सारी ऐसी नई नई बीमारियां होती हैं। जिनको भी व्हीट एलर्जी होती है या ग्लूटेन सेंसिटिविटी होती है, वो क्या ले सकते, क्या नहीं ले सकते? वो गेहूं से बना हुआ कुछ भी नहीं ले सकते। व्हीट, मैदा, आइसक्रीम, बिस्किट, टॉफीज, स्वीट्स, मिठाइयाँ, नमकीन, मट्ठी, केक, ये सब चीजें नहीं खा सकते। क्या चीजें खा सकते हैं? वो मक्की का आटा खा सकते हैं, वो जो ग्राम सीड होते हैं, काले चने होते हैं, उनका आजकल आटा मिलता है, वो खा सकते हैं। वो कोई भी मिलेट्स आजकल जो मिलते हैं उनका आटा मिलता है, रागी का आटा मिलता है, वो कोई भी मिलेट खा सकते हैं। जितने भी मिलेट्स हैं वो सब ग्लूटेन फ्री होते हैं। वो बेसन खा सकते हैं, वो चावल खा सकते हैं। आजकल तो ऑप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। पहले तो कुछ भी नहीं, अकेला मक्की का आटा हुआ करता था या बेसन या चावल, ये 3 चीजें होती थी। अब तो बहुत सारी ऑप्शंस बढ़ गई हैं। तो अब बात करते हैं कि इससे होता क्या है। अगर तो वो ये प्रॉब्लम छोटे बच्चे को है, उनकी ग्रोथ रुक जाती है, उनका अक्सर पेट दर्द रहता है, उनको पेट की प्रॉब्लम्स रहती हैं और लूज मोशन लग जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, उल्टियां स्टार्ट हो जाती हैं, स्किन प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उसकी हाइट नहीं बढ़ती, उसका वेट नहीं बढ़ता, उसको भूख नहीं लगती, और सबसे बड़ी बात उसका जो एचबी है वो 4 5 ही रह जाता है। कितनी बार हमारे पास पेशेंट्स आए हैं जिन्होंने बोला कि एचबी तो इतना कम था कि हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ा। और
ये मेन चीजें हैं। जब पेशेंट को पता लगता है कि उसको ग्लूटेन एलर्जी है, अगर वो खाना खाना छोड़ दें, व्हीट खाना छोड़ दें, तो उससे उनकी ग्रोथ अपने आप स्टार्ट हो जाती है। जरूरी नहीं है कि कोई दवाई खाओ, दवाई तो बेसिकली एलोपैथी में तो कुछ है ही नहीं है, सिर्फ आयरन दे देते हैं, कैल्शियम दे देते हैं, मल्टीविटामिन दे देते हैं, ये चीजें चलती हैं। सो इसका जो टेस्ट है, सबसे बड़ा एक ही टेस्ट है, दैट इज टीटीजी, टिश्यू ट्रांसग्लूटामाइनेज। आईजीए होता है, आईजीजी होता है, ये कुछ एलर्जीज के टेस्ट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टीटीजी है, जो हम व्हीट एलर्जी या सीलिक डिजीज के केसेस में लेते हैं। अगर हम इसके प्रोग्नोसिस की बात करते हैं कि ये ठीक हो सकता है या नहीं हो सकता, पहली बात, बहुत सारे लोगों के मन में ये विश्वास होता है कि अगर एलोपैथी में कोई ट्रीटमेंट नहीं है तो कहीं भी कोई ट्रीटमेंट नहीं है। दूसरी बात, होम्योपैथी में दुनिया की कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका ट्रीटमेंट ना हो। होम्योपैथी में ट्रीटमेंट तो बहुत है, लेकिन करने वाले डॉक्टर्स नहीं है। होम्योपैथी कभी फेल नहीं होती, हम लोग फेल होते हैं। सो कभी भी होम्योपैथी में ऐसा नहीं सोचना कि इसका उस चीज का इलाज नहीं है, उस चीज, हर चीज का इलाज है। ना तो हमें ढंग से दवाई की सिलेक्शन करनी आती है, ना हमें उसको देने का तरीका पता है कि हमने कैसे देनी है। बड़ी भारी मन से मुझे ये कहना पड़ रहा है कि आजकल पेटेंट्स का, कॉम्बिनेशंस का इतना चलन हो गया है कि कोई रैकबैक के कॉम्बिनेशंस हैं, कोई एसबीएल के हैं, कोई बैक्सन्स के हैं, सभी के हैं। बिना प्रूविंग के 10-10, 12-12 दवाइयां ऐड होती हैं और वो दावे करते हैं कि ये बीमारियां ठीक होंगी। नहीं, होम्योपैथी ऐसी चिकित्सा प्रणाली नहीं है। होम्योपैथी में हमने पेशेंट के सिम्टम्स से दवाई के सिम्टम्स मैच करने हैं। अगर करेंगे तो पेशेंट 100% ठीक होगा, अगर नहीं करेंगे, कॉम्बिनेशन दोगे, 10 दवाइयां दे दी, आपको क्या पता चला कि कौन सी दवाई ने क्या एक्शन करना है। जो 10 टॉप मोस्ट मेडिसिन होती है, लाइक किसी भी प्रॉब्लम की, वो टॉप मोस्ट 10 दवाइयां चुन लेते हैं और उनका कॉम्बिनेशन बना के बेचते हैं। और अकेली कंपनीज नहीं बनाती या कंपनीज नहीं बेचती, हमारे डॉक्टर्स भी बेचते हैं। हम तो यूट्यूब पे, फेसबुक पे, हर जगह पे एक ही बात कहते हैं कि दवाई की सिलेक्शन अच्छे ढंग से कीजिए, तभी हम पेशेंट्स को ठीक कर सकते। ये छोड़ो कॉम्बिनेशंस को बेचना, ये बेचने का काम है, ये हमारा काम नहीं है कि हम इन सब चीजों को बेचें। और मेरे आपको क्लिनिक में कहीं पर भी कोई कॉम्बिनेशन नहीं मिलेगा, कोई भी नहीं, सिर्फ डिल्यूशंस है, उनको दवाई एक सेलेक्ट करते हैं और देते हैं। जितने भी मेरे व्हीट एलर्जी के केसेस ठीक हुए हैं, वो सब एक ही मेडिसिन से ठीक हुए हैं। अभी जो डॉक्टर रोहित ने बताया कि पीछे मेरे 100 डेज 100 केसेस चल रहा था, बहुत सक्सेसफुली हिट हुआ मेरा, वो सीरीज थी। तो उसमें मैं हर रोज एक मेडिसिन को, सॉरी, एक केस को एक्सप्लेन करती थी, और उस केस में कौन से हमने सिम्टम्स लिए, कौन से हमने रूब्रिक्स बनाए। और क्या आप लोग मुझे सुन सकते हैं? हेलो? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. Yes, मैम ma'am. आ रही आवाज, आ जी, रही है मैम, आवाज आ रही है। ओके ओके Perfectly audible हैं आप. ओके। तो उसमें मैंने के इस केस में सिर्फ 4-5 हर केस में रूब्रिक्स होते थे, उनकी दवाई होती थी। और मुझे ये पता नहीं था पहले, जब मैं केस लिखने लगी, हर केस में 30 की डोज दी, 200 की डोज दी, पेशेंट ठीक। 6 महीने लगे, लेकिन 2 डोज दी, 3 डोज दी। मतलब मुझे खुद को भी नहीं पता था कि सिर्फ 2-3 डोजों से होम्योपैथी में इतना फर्क पड़ा लोगों को। क्योंकि सारे, मैं हर केस को संभाल के रखती हूँ, हर केस मेरे पास तरह तरह के जो रजिस्टर्स हैं, जो जिनमें मैंने सबको संभाल के रखा हुआ है, तो वो मेरे पास, मुझे लगता है कि 1000-2000 से भी ज्यादा केसेस होंगे।
जो इस तरह, और बड़ी हैरानी के 1 डोज दिया, 2 डोज दिए, 4 डोज दिए, साल भी चली तो उसमें 6 डोज दिए। ये होम्योपैथी है। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट होम्योपैथी इज। डॉक्टर मान है सिंगल मेडिसिन। मैं तो फिर भी कभी कोई जैसे फीवर का केस आ गया तो रिपीट कर देती हूँ कि चलो ये आप 2-2 घंटे के बाद ले लो, जो भी कोई सिलेक्टेड मेडिसिन है। डॉक्टर मान तो बिल्कुल भी नहीं, वो तो 1 डोज देके कहते कि बस इसके बाद और कुछ नहीं। कितनी बड़ी हमारी ये पैथी है और हम समझते ही नहीं है। आज भी जो मैं केसेस आपको, मैंने 5-6 केसेस निकाले हैं, जितना भी मेरे पास टाइम होगा उसमें हम सिर्फ ये देखेंगे कि पेशेंट ठीक क्यों हुआ। सो अगर हम प्रोग्नोसिस की बात करते हैं एलोपैथी में तो कुछ भी नहीं है। वो तो हमारे भी जो ठीक होने वाले पेशेंट्स होते हैं उनको भी डिस्करेज करते हैं कि क्या आप होम्योपैथी ले रहे हो, क्यों इसके पीछे भाग रहे हो, जब इसका दुनिया में कोई इलाज नहीं है तो होम्योपैथी क्या करेगी। बट नो, होम्योपैथी में बहुत सारी ऐसी बीमारियां, एलोपैथी में तो सिर्फ केमिकल्स। आई डोंट कंडेम एनी सिस्टम। वो उनके पास इमरजेंसी है, वो जान बचाते हैं, उनके पास केमिकल्स हैं जो केमिकल देने से एटलीस्ट मरते हुए बंदे में जान आ जाती है। लेकिन अगर हम सोचें कि एलोपैथी में किसी बीमारी का इलाज होता है, नॉट पॉसिबल। शुगर है, सुबह खाओ दवाई, शाम को खाओ दवाई। ब्लड प्रेशर है, सुबह खाओगे, शाम को खाओगे, सुबह खाओगे, शाम को। कोई भी बीमारी ले लो। आज मेरे पास एक पेशेंट आए, उनकी 9 मेडिसिन चल रही है। मैंने कहा जी मुझे दवाइयां दिखाओ कौन सी। एक ब्लड प्रेशर की, एक शुगर की, एक यूरिक एसिड की, एक कोलेस्ट्रॉल की, एक प्रोस्टेट की, एक एंटासिड था, एक कैल्शियम था, एक पता नहीं क्या। इतनी दवाइयां कैसे खाते हो आप लोग? क्या बंद करूं मैं इसमें से आपका? अक्सर मैं लोगों की दवाइयां बहुत सारी बंद करवा देती हूँ जो डबल 2-2, 3-3 दी होती है। सो होम्योपैथी एक कंप्लीट साइंस है। चाहे साइंटिस्ट को नहीं पता कि इसमें किस चीज का कितना तत्व रह जाता है, नैनो पार्टिकल्स हैं जो रह जाते हैं, अभी तक साइंस को नहीं पता। लेकिन एक्ट तो करते हैं ना, हमारे पेशेंट्स तो ठीक होते ही है ना, वो तो हमें पता है और इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। सो प्रोग्नोसिस है कि हमारे पास इसका इलाज है और हम इलाज करते हैं, चाहे लंबा होता है चाहे बहुत देर लगती है। क्यों? क्योंकि जब इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई बिल्कुल फ्लैट हो जाते हैं तो उनको ग्रो होने में 6 मंथ्स लगते हैं। इतनी स्लो ग्रोथ होती है। हम पेशेंट का बिल्कुल वीट बंद कर देते हैं कि बिल्कुल आज से कोई भी टेंड पैक्ड कोई जूस, कोई कुछ भी ऐसा नहीं लेना जिसमें चाहे आपको लगता है कि इसमें वीट है या नहीं है, आपने नहीं लेना। ना टॉफी, ना चॉकलेट, ना मिठाई। हर मिठाई में जो बाहर से चीजें आती, जो लेज होते हैं, उनके ऊपर भी थोड़ा मैदा उन्होंने स्प्रिंकल करके उनको फ्राई करते हैं। सो ये सब चीजें हम उन लोगों की बंद कर देते हैं कि बिल्कुल 6-8 महीने तो सोच ही लो कि अपने घर का ही खाना खाना है। और घर का खाना भी आप लोग पहले इस बच्चे का खाना बनाओगे, उसके बाद बाकी घर वालों का। यहां तक के जो रोटी पे वो प्लेथन लगाते हैं, जो सूखा ड्राई आटा लगाते हैं, वो भी आप लोग अपने वाला यूज नहीं कर सकते। बच्चे का जो ग्लूटेन फ्री आटा है वो ही लगाओगे। इतना स्ट्रिक्टली हम कहते हैं कि बिल्कुल बंद करो। सो अब हम बात करते हैं कुछ केसेस की। ये मेरी जो मार्वेलस एफआईआर बुक की जो आपने बात की थी उसमें 51 केस स्टडीज है, उनमें 10 केस तो सिर्फ वीट एलर्जी के ही है। और मैंने 2019 में वो बुक पब्लिश की थी। अभी तो मेरे पास पता नहीं कितने हैं, यूट्यूब पे पता नहीं कितने केसेस पड़े हैं। सो ये एक बच्चा है, तकरीबन 5 साल पहले मेरे पास आए थे और 10 साल का बच्चा है। इसका जो फर्स्ट टाइम, जब भी फर्स्ट टाइम रिपोर्ट होती है वो हमेशा ज्यादा होती है क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता कि ये वीट एलर्जी है, ग्लूटेन एलर्जी है या क्या है। सो फर्स्ट टाइम की जो इनकी रिपोर्ट है 232 थी। इट वाज इन 19 अप्रैल 19 में। फिर इन्होंने एक डॉक्टर को दिखाया एलोपैथी के, उन्होंने कुछ यही सम कैल्शियम, सम मल्टीविटामिन्स 2 साल तक दिए।
और उसके बाद इन्होंने होम्योपैथी ली। ये कहते कि हमने मर्कसॉल दवाई ली, फलाने डॉक्टर ने लिख के दी थी, हम तो लेते रहे। तो हमने कहा जी ऐसे आप दवाई नहीं ले सकते, दवाई की सिलेक्शन, दवाई देते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में। मर्कसॉल 200 उन्होंने यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है, तो उन्होंने पता नहीं कितनी देर लेते हैं। तो उन्होंने बताया कि जब ये बर्थ के टाइम पे ही, मतलब शुरू से, बहुत शुरू में, शुरू के साथ जब ये 1 साल का था, 2 साल का था, तभी से इसको अक्सर ही लूज मोशन और वॉमिटिंग चलते रहते थे। हम कभी एक डॉक्टर को दिखाते, कभी दूसरे को दिखाते, तो कभी पता ही नहीं चला कि हुआ क्या है। फिर एक डॉक्टर ने हमें बोला कि आप ये टेस्ट करवाओ। उस टेस्ट के बेसिस पे निकला 332, पहली बार निकला। तो उन्होंने बोल दिया कि वीटा से इसका बिल्कुल बंद है। क्योंकि हम माइंड पे प्रैक्टिस करते हैं तो हम बहुत सारे माइंड के सिम्टम्स लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम फिजिकल सिम्टम्स को छोड़ देते हैं। मान लो कोई फिजिकल सिम्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं आई विल डेफिनेटली गिव प्रेफरेंस टू दैट पर्टिकुलर फिजिकल सिम्टम। होम्योपैथी तो होम्योपैथी है ना, होम्योपैथी में ये थोड़ी है कि माइंड पे लेना है तो आप फिजिकल छोड़ दीजिए, लेकिन हम ज्यादा प्रैक्टिस माइंड पे करते हैं। अगर ये वहां पे कोई भी ऐसा फिजिकल सिम्टम जो बहुत, जैसे कोई बहुत ही चिली पेशेंट है, कोई बहुत ही हॉट पेशेंट है, वो बार बार उसी चीज की बात कर रहे हैं, तो आई विल डेफिनेटली टेक दैट। तो जब बच्चे से, इनसे, उसके पेरेंट्स से, बच्चों से मैं ज्यादा ऐसे नहीं करती कि आप बताओ, मैंने उनके पेरेंट्स से पूछा कि इसके स्वभाव के बारे में बताओ कि कैसा बच्चा है। तो उन्होंने बोला कि बहुत अच्छा बच्चा है जी, कहना पूरा मानता है, कोई ज्यादा जिद नहीं करता, 3rd क्लास में पढ़ता है, बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत माइल्ड है, बहुत नरम स्वभाव है, कोई ऐसे जिद नहीं, कोई तंग नहीं करना, अंधेरे से थोड़ा बहुत डरता है, गुस्सा गुस्सा कभी आ जाता है, कभी नहीं, ऐसे गुस्से वाला भी नहीं है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत समझता है। अपना स्कूल का होमवर्क है वो उसने बहुत ज्यादा प्रॉपर ढंग से करना, बहुत तरीके से, हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है, और इसको टाइम के मुताबिक काम करना बहुत ज्यादा पसंद है। हर चीज इसने बिल्कुल टाइम के मुताबिक करनी है, बहुत ही ज्यादा, क्या बोले, कहते बहुत ही ज्यादा पंचुअल है, 5 मिनट भी इधर उधर नहीं होने देता। स्कूल की बस आनी है तो 5 मिनट पहले जाके खड़ा हो जाता है, इतना पंचुअल है कि 5 मिनट भी इधर उधर नहीं होने देता। और अकेला बच्चा था, आजकल हमारे पंजाब में तो सभी के एक एक ही बच्चा होता है, कोई सेकंड बच्चा पैदा ही नहीं करता। हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, और खाने पीने में इसको चटपटी, सॉल्टी, वो चीजें ज्यादा पसंद है, और खाना वैसे खाता बहुत कम है। ड्राइंग वगैरह का कोई बहुत ज्यादा शौक नहीं है, लेकिन दूसरों की बहुत केयर करता है। कोई बीमार हो जाए तो भी बहुत केयर करना, दूसरों के ऊपर तरस बहुत करता है। कोई ज्यादा डिमांड्स नहीं है, कोई चलता फिरता, घूमता फिरता ज्यादा नहीं है, लेकिन कभी कभी टांगों में दर्द होने लग जाता है। सो इतनी स्टोरी में से कुछ चीजें निकली। पहली बात कि बच्चा नरम स्वभाव का है, माइल्डनेस, सबका कहना मानता है, यील्डिंग डिस्पोजिशन, और जितने भी वीट के केसेस होंगे उनका सबसे पहला रूब्रिक में जो लूंगी दैट इज वीट एग्रीवेट, वो नॉट सल्फर, वीट एग्रीवेट। वीट एग्रीवेट मर्फी रेपर्टरी अकेली एक रेपर्टरी है जिसमें ये रूब्रिक, और किसी रेपर्टरी में नहीं है, उसमें 27 मेडिसिन है। अगर मेरी माइंड की जो स्टडी है, जो सारी रूब्रिक्स हैं, चाहे उससे मैच करें कि उसको वीट एलर्जी है, वीट एग्रीवेट करता है, चाहे ना करें, लेकिन जो एक्चुअल कंडीशन होती है, जो एक्चुअल सेटअप होता है माइंड का, उसके बेसिस के ऊपर हम दवाई देंगे। सो जिम्मेदारी बहुत है पढ़ने का, हैंडराइटिंग बहुत सुंदर है, फास्टिडियस,
और जो उन्होंने बोला कि 5 मिनट भी इधर उधर नहीं होने देता, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ बच्चे इतने पर्टिकुलर होते हैं कि 5 मिनट भी इधर उधर नहीं होने देना। सो दिस इज हमारे एक रूब्रिक है, ये भी मर्फी में ही है। मैं कंप्लीट रेपर्टरी यूज करती हूँ, मर्फी यूज करती हूँ, कंबाइन यूज करती हूँ, सिंथेसिस यूज करती हूँ। ये सारी रेपर्टरीज मैं काफी, क्योंकि कई कई रूब्रिक्स मुझे अब पता लग गए कि ये उसमें है, ये उसमें है, तो जो जिन जिन में होता है वो वहां से लेती हूँ। जो रूब्रिक मैं अभी बताने जा रही हूँ कि वो बहुत ज्यादा टाइम के लिए पर्टिकुलर है। फास्टिडियस ऑन बीइंग टाइम, 5 मिनट भी इधर उधर नहीं होने देने, नर्म स्वभाव है, कहना मानता है, जिद नहीं करता, जिम्मेदारी समझता है, इंटेलिजेंट है और दूसरों का ध्यान बहुत रखता है। तो अगर हम ये सारे के सारे रूब्रिक्स डालते हैं तो हमारी यहाँ पे मेडिसिन निकलती है नेट्राम्योर, नॉट सल्फर। अभी किसी ने सल्फर लिखा था, ऐसे नहीं, नेट्राम्योर। फास्टिडियस ऑन बीइंग टाइम में 2 मेडिसिन है। यस डॉक्टर सीमा, फास्टिडियस ऑन बीइंग टाइम में 2 मेडिसिन हैं, एक कार्सिनोसिन और एक नेट्राम्योर। यहाँ पे कार्सिनोसिन के भी बहुत सारे रूब्रिक हैं इसी केस में, वो भी बहुत माइल्ड है, वो भी बहुत यील्डिंग है, वो भी टाइम पे आता है जाता है, वो भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है, सिंपैथेटिक कंपैशनेट है, इंटेलिजेंट है। और फूड्स में सॉल्ट एंड सॉल्टी फूड्स डिजायर, उसमें भी ऐसे है। लेकिन एक तो कार्सिनोसिन का जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं कंसीडर करती हूँ, आर्ट एबिलिटी। उन्होंने बोला कि ड्राइंग का कोई शौक नहीं है ज्यादा, तो मुझे लगता है कि आर्ट एबिलिटी जो है वो कार्सिनोसिन का मेन, उसका मेन इंग्रेडिएंट है, वो यहाँ पे नहीं था। दूसरा, वीट एग्रेवेट में मर्फी की रेपर्टरी में जो मैंने 27 मेडिसिन बोली हैं उनमें कार्सिनोसिन नहीं है। सो नेट्राम्योर आती है दवाई। और अब हम बात करते हैं पहले पोसोलॉजी की, हम किस तरह से पेशेंट को दवाई देते हैं। हमेशा हर केस को, किसी भी तरह का कोई केस हो, कोई बुखार जुकाम से लेकर कैंसर तक, हम हर केस को 30 पोटेंसी से स्टार्ट करते हैं। ये नहीं है कि ये इसको बहुत बड़ी बीमारी है, इसको 1M से स्टार्ट कर दो, इसको 10M से स्टार्ट कर दो। नहीं, वी स्टार्ट एवरी केस विथ 30 पोटेंसी। वो क्यों? क्योंकि 30 पोटेंसी एक ऐसी पोटेंसी है जिससे ज्यादा एग्रीवेशन नहीं होगी। हमें नहीं पता कि सामने जो बैठा है पेशेंट, उसमें वो कितना ज्यादा उसकी बॉडी सेंसिटिव है टू दीज मेडिसिन। अगर मान लो कोई सेंसिटिव है मेडिसिन के लिए, हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको 30 रिएक्ट कर जाती है एक तरह से, मान लो उसको 1M आपने पोटेंसी दे दी, तो वो तो एकदम उसकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, उसकी एग्रीवेशन हो सकती है। तो मैंने अपनी जिंदगी में, मुझे नहीं लगता कि कभी भी कोई एग्रीवेशन देखी है, क्योंकि हर केस में 30 पोटेंसी देते हैं। इस केस में भी हमने पहले दिन 30 पोटेंसी दी एंड उसके बाद एक, मैं हर वीट एलर्जी के केस में 1 मंथ की मेडिसिन देती हूँ कि 1 मंथ के बाद ही मुझे आपने बताना है। और उसके बाद नेट्राम्योर 201 डोज, उसके बाद नेट्राम्योर 1M 1 डोज। 3 महीने हो गए, हर 3 महीने के बाद हम टेस्ट करवाते हैं। क्यों इसमें ऐसे करते हैं कि पहले 30 दी, फिर 200 दी, फिर 1M दी, कोई सिम्टम्स नहीं नोट किए, दोबारा कोई देखा नहीं? क्योंकि हमने उसकी वीट बंद की हुई है। पहले दिन से जब मैं स्टार्ट करती हूँ, मैंने जैसे पहले बताया 100% वीट एंड वीट प्रोडक्ट सारे के सारे बंद। जब आप वीट बंद कर दोगे तो वो अपने आप ही जितने सिम्टम्स है वो खत्म हो जाएंगे, कोई सिम्टम नहीं आएगा। तो हम ये तो नहीं वेट करेंगे कि हम वेट करेंगे कब उसका नया सिम्टम आता है, कब नई दवाई की सिलेक्शन करें, कब अगली पोटेंसी दें। मेरे जो, जिनको मैं अपने गुरु मानती हूँ, डॉक्टर AS मान, उनसे आज तक कोई भी केस वीट एलर्जी का ठीक नहीं हुआ। क्यों ठीक नहीं हुआ? क्योंकि वो 30 पोटेंसी की एक बार दे दी, मुड़ के वो 6-6 महीने, साल भर कोई दवाई नहीं देते।
लेकिन उससे क्या होता है जो नहीं देते, उससे बस जितनी एक बार 30 पोटेंसी में इम्यूनिटी मिली वो मिली, बाकी बाकी आगे नहीं मिली। लेकिन मैं 30, 200, 1M 3 मंथ्स के बाद फिर हम दोबारा टेस्ट करवाते हैं। इस वक्त बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि जब बच्चे ने वीट खाया ही नहीं तो वो नेगेटिव ही आएगा। तो मैं उनको कहती हूँ कि मुझे नेगेटिव से भी मतलब है, मैं वो 6 मंथ्स स्मॉल इंटेस्टाइन को दे रही हूं ताकि उसके विलाय ग्रो हुए। ये नहीं कि आप दोबारा से खिला के देखो, खिला के फिर देखो कि हो गया, आ गया, ठीक हो गया, नहीं हो गया। नहीं, बहुत सारे डॉक्टर्स यहाँ पे गलतियां करते हैं कि वो कहते नहीं नहीं खाते रहो, खाते खाते ही ठीक हो जाओगे। नहीं, मैंने नहीं देखा 18 साल में कि खाते खाते ऐसे बच्चे ठीक होते हैं या कोई भी पेशेंट ठीक होते हैं। तो ये जो पोथोलॉजी है, ये मैं जिस पैटर्न से मेडिसिन दे रही हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। 3 महीने के बाद मैं बच्चे को दोबारा चेक करती हूँ, बुलाती हूँ, उसकी हाइट, वेट और उसका टीटीजी दोबारा चेक करने को बोला जाता है कि दोबारा से करवा के आना। तो जब ये फर्स्ट टाइम आया था, इसका वेट था 30.3 kg और इसकी हाइट थी 4 फीट 5 इंचेस। अब जब ये तीसरे महीने की बात है, 7वें महीने में जब उसको चेक करते हैं, उसका वेट आता है 33.2 किलोग्राम और उसकी हाइट होती है 4 फीट 6.5 इंच। क्योंकि वो ग्रोइंग एज है ना, तो ग्रोइंग एज में तो हर 3 महीने के बाद 1.5 इंच हाइट बढ़ती है बच्चों की। उसके बाद उन्होंने टीटीजी नहीं करवाया, अगले महीने करवा के आए। इट वाज 1.57 जो कि 7 से लेस होना चाहिए। फिर भी हमने आगे कुछ नहीं, उनको बोला कि अभी भी वीट आपने छोड़ के रखना है, 6 मंथ्स का पक्का वीट छुड़वाना है, क्योंकि मैंने साइंटिफिकली इन केसेस को बहुत पास से देखा है। फिर उनको फिर से नेट्राम्योर 1 एवरी मंथ, उसके बाद नेट्राम्योर 1M 1 डोज विद सैक्लैक एंड अब वो 10वें महीने में आते हैं और टीटीजी है 0.7, HB है 12.5। अब पूछा गया कि कोई सिम्टम्स, कोई प्रॉब्लम, कोई तकलीफ, वो कहते हैं नो, नो सिम्टम्स एट ऑल। नाउ स्टार्ट वीट वंस इन अ वीक। हफ्ते में एक बार हमने उनका वीट स्टार्ट करवाया। ये वो स्टेज होती है जो बहुत क्रूशियल स्टेज होती है, जब बच्चा 6 महीने तक कुछ नहीं खाता, फिर उसको लगता है कि अब तो मैडम ने अलाउ कर दिया, तो डॉक्टर ने कह दिया कि खा लो। फिर कई केसेस यहाँ पे खराब होते हैं। मैं पेशेंट्स को कहती हूँ, उनके पेरेंट्स को कहती हूँ कि 1 टाइम मीन्स 1 टाइम। संडे को मॉर्निंग को सिर्फ इसको खिलाना है, बिल्कुल और नहीं खिला सकते। तो बहुत सारे लोग ऐसे मानते हैं और इस केस में उसको वंस इन अ वीक खिलाया गया और उसकी हाइट हुई 4 7.5, उसका वेट हुआ आफ्टर 3 मंथ्स 34.7 किलोग्राम। नो सिम्टम्स एट ऑल, कोई भी आगे सिम्टम्स नहीं हुए। फिर मैंने 3 महीने के बाद बोला कि अब आपने इसको 2 बार वीट खिलाना है। 2 बार का मतलब एक संडे को, एक थर्सडे को। ये पैटर्न होना चाहिए, इसके सिवाय आप बिल्कुल कुछ नहीं दे सकते। ना बच्चे को चॉकलेट दे सकते हो, ना आइसक्रीम, कुछ भी नहीं ऐसा देना, अभी तक नहीं देना। जब ठीक हो जाएगा जितना मर्जी खाता रहे। उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, बच्चे ने ऑल द 3 टाइम्स खाना खाना शुरू कर दिया। जब वो नेक्स्ट टाइम आते हैं तो उसका टीटीजी होता है 29.34। मैंने कहा जी इतना कैसे बढ़ गया? कहते जी मानता ही नहीं है, ये तो तीनों टाइम ही खाई जा रहा है। ये वो स्टेज होती है जहाँ पे केस खराब होता है। मैंने कहा जी ऐसे मत कीजिए, बिल्कुल 100% दोबारा से बंद करो। ये तो फिर से इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन वैसी ही हो जाएगी जैसी 6 महीने दे के हमने ठीक की है, जो उसके पहले थी। मैंने बोला कि स्ट्रिक्टली 1 महीने के लिए बंद करो, उसके बाद दोबारा टेस्ट करो। फिर वो उन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया कि डॉक्टर साहब गुस्से हो रहे थे, उन्होंने बहुत डांट के बोला है कि बिल्कुल नहीं देना, तो उसने बंद किया। उसके बाद दवाई नहीं चेंज की कि मेरी दवाई से कोई उसका, मेरी दवाई से नहीं बढ़ा, क्योंकि अभी तक तो उसका
कंप्लीट नहीं हुआ था। फिर उसके बाद उनको बोला कि 1 महीने के बाद जो उसका टेस्ट आया दैट वाज 1.26। फिर हमने एडवाइस किया कि आप फिर से 1 महीने के लिए 1 टाइम खिलाओ। हर महीने हम 1 डोज नेट्रम और 1 एम की देते थे और साथ में सैटलैक। और उसके बाद 1 साल तक और चलता रहा इसका और 100% ये बच्चा ठीक हुआ। और फिर मैंने उनको बोल दिया 2 साल के बाद कि अब इसका आप जैसे मर्जी इसको वीट खिला सकते हो, कुछ नहीं होगा। और वो बाद में भी वो आए अपनी बेटी का इलाज करवाने, तो उन्होंने बोला कि अब बेटा बिल्कुल ठीक है उसका। और मैं हर पेशेंट को कहती हूँ कि आप 6 महीने में, साल में टीटीजी फिर भी जरूर कराओ। इतने सालों में, 18 सालों में मेरे पास कोई भी केस रिलैप्स होके नहीं आया कि देखो जी इसमें दोबारा हो गया या इसको ये प्रॉब्लम हो गई। नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल भी नहीं। सो ये तो एक केस था। अब दूसरा और करते हैं केस। ये एक जब मेरे पास आए थे 2019 में आए थे और बच्चा 3.5-4 साल का था और इसका फर्स्ट टाइम जो टीटीजी था दैट वाज 143.6। एचबी बहुत लो था। जो हमारा पहले वाला केस है जो नेट्रम्योर वाला है उसमें कार्सिनोसिन बिल्कुल पैरेलल खड़ी है, लेकिन वो एक तो वीट एलर्जी में नहीं है और दूसरा उसमें आर्ट एबिलिटी नहीं है, इसलिए उसमें मैंने कार्सिनोसिन को पीछे छोड़ा। अब हम दूसरा केस जो 3 साल का ये बच्चा है, तो सिविल हॉस्पिटल में बड़े दिन दवाई ली, फिर 1 साल के बाद उन्होंने टेस्ट किया और टेस्ट करके 143.63 इसका निकला। 1 सेकंड है, अभी 1 सेकंड है। और हर 15 दिन के बाद इसको फीवर एंड लूज मोशन। एचबी पहले चेक करवाया 8 से 7 से 6 से 5। तो डॉक्टर्स ने बोला कि इसको ब्लड चढ़ाना पड़ेगा, इसका बहुत ज्यादा कम हो रहा है ब्लड। और बोले कि बहुत ही जिद्दी है, बहुत ही जिद्दी है, इतना जिद्दी है कि चीज लेके ही मानता है और अंधेरे से बहुत डरता है। इंजेक्शन तो जैसे टेस्ट वेस्ट होते रहते वो तो लगवा लेता है, लेकिन ये बहुत ज्यादा जिद्दी है। और मैंने पूछा कि स्कूल में पढ़ाई का, कहते पढ़ाई ठीक है। और बहुत गरीब पेशेंट थे ये, बहुत से बेचारे। तो मैंने बोला कि अपनी बुक्स कॉपीज को कितना संभाल के रखता है, कहते जी बहुत संभाल के रखता है, कभी गवाता नहीं है अपनी कोई भी चीज, ना कभी पेंसिल ना कभी रबर, कभी नहीं इसने गवाई, हमेशा संभाल के रखता है, हर चीज की बहुत केयर करता है। तो हर केस में कुछ ना कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट होता है जो हमें सीधा दवाई तक ले जाता है। ये जो इस तरह की बातें होती हैं वो पेशेंट एक बार नहीं, वो 2-3 बार बोलेगा। हमने वो बात नोट करनी है कि उन्होंने, हमने जो पूछे वो अलग चीज है, लेकिन कई चीजें ऐसी होती है जो पेशेंट बार बार बोलता है, अपने आप बोलता है। कि एक बार मेरे पास एक अस्थमा का पेशेंट था, वो 10 साल की उनकी लड़की थी, अस्थमा था। तो उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब इसका मैथ बहुत अच्छा है, इसका मैथ बहुत अच्छा है, 100 में से 100 नंबर आते हैं। मैंने कहा जी ठीक है। 5 मिनट के बाद केस देते देते, डॉक्टर साहब पढ़ने में तो चलो जैसे मर्जी है, लेकिन इसका मैथ बहुत अच्छा है। होगी ना एक ऐसी बात कि जिससे हमें एक क्लू मिल गया। मैथ अच्छे वाला रूब्रिक बताओ, अगर किसी को पता है कि जिसका मैथ बहुत अच्छा होता है उसके लिए रूब्रिक बताइए, कौन सा रूब्रिक होता है, लिखिए यहाँ पे, टाइप कीजिए। एनीवन? कैलकुलेटिंग एबिलिटी 4। दोबारा बोलिए। कैलकुलेटिंग एबिलिटी 4। ये कौन सा रूब्रिक है? वो तो इनएबिलिटी है, कैलकुलेटिंग इनएबिलिटी 4।
So चलो छोड़ो, टाइम लगेगा. Mathematic ability for. Yes, Ma'am, that is. mathematics aptitude for. हाँ, मैथमेटिक्स एप्ट फॉर, कुछ रेपर्टरीज में एप्ट फॉर लिखा है, कुछ में एबिलिटी लिखा है. इसमें सिर्फ 4 मेडिसिन है, कॉकुलस, नक्स वोमिका, लैकेसिस एंड प्लम्बम. शायद प्लम्बम है, मुझे यही लग रहा है. 4 मेडिसिन है. तो उस बच्चे को नक्स वोमिका दी थी क्योंकि बहुत ज्यादा उसकी इस तरह के सिम्टम्स थे. तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है कि डॉक्टर साहब अपनी चीजें नहीं गवाता, संभाल के रखता है. तो इतना सा केस था, खाने पीने में भी ठीक है, रोटी तो हम इसको देते नहीं है, सारे दिन में रोटी नहीं खाता है. तो अगर हम ये 2-3 चीजें लेते हैं, वीट एग्रीवेट नंबर 1, दूसरा जिद्दी बहुत है, तो ऑब्स्टिनेट हेडस्ट्रॉन्ग, बहुत जिद्दी. चिल्ड्रन, वीट एग्रीवेट में 27 मेडिसिन है, ऑब्स्टिनेट हेडस्ट्रॉन्ग चिल्ड्रन में 34 मेडिसिन है. और जिद इतनी करता है कि लेके ही रहता है, लेके ही मानता है. क्वाइटेड कैन नॉट बी क्वाइटेड ओनली बाय बीइंग कैरिड. इसका मतलब होता है, इसको हम 2 सेंस में लेते हैं. एक तो उठाना, कैरी करना. एक जिस चीज की वो जिद कर रहा है, वो चीज मिलने पर, नॉट क्या वो मिला, वो चीज मिलने पर वो खुश हो जाता है. तो यहाँ पे क्वाइटेड कैन नॉट बी जो रूब्रिक है, ओनली बाय बीइंग कैरिड, मिलने पर, चीज के मिलने पर खुश हो जाना. तो यहाँ पर 2 मेडिसिन हैं डॉक्टर पुष्पा. और फियर डार्क, अंधेरे से डरता है. सिंपल सिंपल सी चीजें. मेरा तो बहुत फंडा बिल्कुल सिंपल है. मेरे जितने भी वो 100 डेज 100 केसेस वाले थे, सब में बिल्कुल सिंपल केसेस, इजी टू अंडरस्टैंड. कोई बहुत बड़े बड़े शब्दों का मैं इस्तेमाल नहीं करती कि बहुत बड़े बड़े जो आप लोगों को किसी को समझ ही ना आए. नो, वेरी सिंपल एंड वेरी टू द पॉइंट, वेरी अप्रोप्रिएट. ये नहीं है कि हम इसका मेटाफॉर वो बनाएंगे, उसका मेटाफॉर वो बनाएंगे. नो, जहां पे मेटाफॉर की जरूरत है, लगता है कि बिल्कुल ये अप्रोप्रिएट है, सिर्फ वहां पर हम मेटाफॉर यूज करते हैं. फियर डार्क है, और चीजें संभाल के रखनी अपने लिए बहुत ज्यादा पर्टिकुलर. वहां हम फास्टिडियस लेते हैं. फास्टिडियस होते हैं जो हर चीज में बहुत ध्यान से, बहुत केयरफुली वो सब कुछ करते हैं. अकेला साफ सफाई वाला नहीं, हर चीज का. तो जो फर्स्ट मेडिसिन आती है, दैट इज आर्सेनिक एल्बम. क्वाइटेड कैन नॉट बी कैरिड ओनली बाय बीइंग में 2 मेडिसिन है. वन इज कैमोमिला एंड द सेकंड वन इज आर्सेनिक एल्बम. और इसको आर्सेनिक भी सेम पैटर्न, 30 महीने के बाद 200, महीने के बाद 1 m, फिर 1 m एवरी मंथ. तो जो फर्स्ट टाइम इनका टीटीजी आया आफ्टर 3 months, इट वाज 4.28, जो कि 20 से कम होना चाहिए. एचबी था 7.1, क्योंकि पहले ही दिन ही बहुत ज्यादा कम था. फिर उन्होंने दोबारा 3 महीने के बाद एवरी मंथ आर्सेनिक 1 m वाज रिपीटेड एंड नथिंग एल्स वाज गिवन. कोई और मेडिसिन नहीं, कोई कैमोमिला नहीं, कोई भी जो आगे मेडिसिन है, नहीं, बिल्कुल नहीं. 1 medicine means 1 medicine only. फिर इसका वेट इंक्रीज होके 14.8 हुआ. एपिटाइट अभी भी बहुत कम थी, और कभी कभी पेट में दर्द होता था. तो भी हमने, और टीटीजी जो सेकेंड टाइम किया 12.50, विच शुड बी लेस देन 20. फिर हमने बोला कि 6 महीने के बाद कि इसका वीट स्टार्ट करो once in a week. बहुत अच्छा चलता रहा. जो पेट दर्द था वो भी इसी से ठीक हुआ. हमें पेट दर्द के लिए या आयरन कम के लिए किसी फेरम की जरूरत नहीं है, किसी कोलोसिंथ की जरूरत नहीं है, किसी कैमोमिला की जरूरत नहीं है, किसी भी और मेडिसिन की, मैगफॉस की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी नहीं. अगर हमारी मेडिसिन वेल सेलेक्टेड है तो वो अपने आप धीरे धीरे वो सब चीजें कवर कर लेगी. मान लो कोई पेशेंट बहुत तंग करता है कि जी इतने दिन हो गए, पेट नहीं, इसका दर्द नहीं ठीक हो रहा, गिव अ स्मॉल वाइल ऑफ सैक्लैक एंड से देम के ये उससे स्ट्रॉन्ग है, तो ये दीजिए, इससे ठीक हो जाएगा. लाइक दिस,
We can maintain cases like that, but we cannot give Megphos, Ferromet कि ये दें कि उसका HB इतना लो है. It's okay, हो जाएगा, 4-6 महीने लगेंगे, ठीक हो जाएगा. उसके बाद फिर उनका जो लूज मोशन होते थे वो ठीक हो गए, जो पेट दर्द होता था वो ठीक हो गई, इनकी चेस्ट पेन भी इन्होंने 1-2 बार लिखवाया वो भी ठीक होगी. एक्टिव पूरा है. और इनका जो सेकेंड बार स्टार्ट किया आफ्टर 3 months, 3 टाइम स्टार्ट किया. इनका टीटीजी देखो 6.47, सारे लेस देन 20 होने चाहिए. टीटीजी 0.80, 6.25, 10.65, 11.55. यहाँ पे लोग एक सवाल और पूछते हैं कि डॉक्टर साहब वो तो पिछली बार तो 6 आया था, अब तो 8 आ गया, वो तो बढ़ गया. फिर मैं उनको समझाती हूँ कि इट शुड बी लेस देन 20. अगर 18 भी आता है, अगर 15 भी आता है तो वो रेंज के अंदर है. इसके लिए आपको घबराने की बात नहीं है कि अभी पिछली बार तो 8 था, अब तो 10 आ गया, अब तो 15 आ गया. नो, इट शुड बी लेस देन 20 का मतलब ये 20 से कम होना चाहिए. अगर 20 से कम है तो ठीक है. और उसके बाद ये हमने 3/19 को स्टार्ट की, 8/21 को बंद की. तकरीबन 2-2.5 साल लगे इसको ठीक होते होते पूरा. अभी भी इसकी मदर मुझे बहुत बार मैसेज भेजती हैं कि आपने मेरा बेटा ठीक कर दिया. तो कितने साल हो गए देखो, 21 से अब तक 4 साल कंप्लीट हो गए. और अभी हम एक और केस करते हैं. ये एक लड़की है 20 इयर्स की, ये भी मेरे पास 21 में आए और बहुत सुंदर लड़की. टीटीजी 800. मुझे नहीं लगता कि मैंने पूरे 18 साल के कैरियर में कोई 5-7 लोग होंगे जिनका मैंने 800 के आसपास देखा हो. सारे 200, 300, 200, 300, 200, 300 ऐसे. और ये बात है 6/21 की. उसके बाद उन्होंने बिल्कुल सब कुछ छोड़ दिया और फिर उनका जब मेरे पास आए तब उनका 33 था. वो क्यों 33 था? क्योंकि उन्होंने व्हीट खाना, गेहूं खाना सब कुछ छोड़ा हुआ था. और उन्होंने बोला कि पहले तो ये बिल्कुल ठीक थी, अब जब से 1.5 साल से इसकी ना हाइट बढ़ी, 1-2 साल से, हालांकि 20 साल की थी, तो इसकी ना हाइट बढ़ी ना कुछ ग्रोथ हुई, वेट भी नहीं बढ़ा. और 3 साल ये बाहर कहीं पढ़ के आई है, बाहर के उसमें कॉलेज में, अभी भी कॉलेज में पढ़ती है. तो 95% जो वीट है वो ऑलमोस्ट स्टॉप्ड ही है. और इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैंने कहा जी तकलीफ बताइए, क्या तकलीफ होती है या क्या प्रॉब्लम है, क्या सिम्टम्स हैं? तो जितने भी मुझे लगता है कि बच्चे आते हैं मेरे पास बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही कहना मानने वाले, ओबीडिएंट, पता नहीं ऐसे ही बच्चे आते हैं. ये भी सेम ऐसे ही है, ये वाली लड़की. तो कहते हैं ये थक बहुत जाती क्योंकि इसका HB बहुत लो है. HB वाज 7.5. मैंने कहा इसके स्वभाव के बारे में बताइए. कहते ये बहुत ज्यादा सियानी है, बहुत माइल्ड है, बड़ा नरम स्वभाव है, कहना पूरा मानती है और स्लो है थोड़ी, क्योंकि HB इतना लो है तो वीक थोड़ी है. पूरी खुद इसने पढ़ाई करनी. मैंने इसको, इसकी माँ बोली कि मैंने इसको कभी भी नहीं, पहले भी कभी नहीं पढ़ाया, कभी नहीं पढ़ाया, खुद ही अपनी जिम्मेदारी से ये करती है. तो मैंने कहा गुस्सा कितना आता है? कहते गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन ये कहती नहीं है, निकालती नहीं है, अंदर ही दबा लेती है और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है. मैंने कहा और कुछ? कहते ड्राइंग बहुत करती है और बहुत बढ़िया करती है. कहते घर में रंगोली के, जब दिवाली होती है तो रंगोली के डिजाइन्स बहुत सुंदर बनाती है. मैंने पूछा कोई डर? कहते नहीं, डर तो कुछ नहीं है, बल्कि अंधेरा तो इसको पसंद है. इसको जो ये यूनिवर्स है ना,
इस यूनिवर्स में जो भी चांद, तारे, फूल, पौधे, पक्षी, ये पहाड़, पर्वत, ये सब चीजें इसको बहुत पसंद है। मेरे लिए वैसे ही मेडिसिन, ये मेरी बहुत फेवरेट मेडिसिन है, वैसे ही मेडिसिन क्लियर थी, लेकिन मैं फिर भी हर केस में रेपर्टाइज में जरूर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने रूब्रिक लिया है माइल्डनेस, यील्डिंग डिस्पोजिशन, आर्टिस्टिक एप्टीट्यूड, स्लोनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रॉन्ग, ailment from anger, vexation, suppressed from intellectual। और ये जो इसको आसमान, यूनिवर्स, चांद, तारे, ये सब क्या है? व्हाट इज दिस? बोलिए या लिखिए। लव नेचर। लव नेचर, यस, लव नेचर। तो लव नेचर में आई थिंक देयर आर टू मेडिसिन्स, एक तो कार्सिनोसिन है और दूसरी है मार्बल लैप। तो जब ये सारे के सारे रूब्रिक डाले, सारे कार्सिनोसिन वाले थे। देखो पहले वाला भी ऐसे ही माइल्ड वाला बच्चा, दूसरा थोड़ा जिद्दी था, लेकिन पहले वाला भी बिल्कुल सेम डिट्टो, थोड़ा सा फर्क था, वो टाइम के लिए बहुत ज्यादा पंचुअल था। इसमें उन्होंने कुछ नहीं बोला, इसमें उन्होंने बोला कि ये यूनिवर्स, ये चांद, तारे, पत्ते, फूल, ये सब देखो पेशेंट्स कैसे एक्सप्रेस कर देते हैं कई बार। और लव नेचर करके मैंने जब ये सारे डाले तो देयर वाज ओनली वन मेडिसिन, दैट वाज कार्सिनोसिन। लिखा हुआ है मैंने इसके फाइल के ऊपर, यूनिवर्स, कुदरत, ऐसे। तो जब ऐसे केसेस होते हैं मेरे दिमाग में फास्फोरस आती है, कार्सिनोसिन आती है, कॉकुलस आती है, पल्साटिला आती है। अक्सर मैं इन दवाइयों को थोड़ा थोड़ा करके उनसे एक एक चीज पूछ के डिफरेंशिएट जरूर करती हूँ। फास्फोरस वाले के फ्रेंड्स बहुत होती है, उसको पढ़ने का बहुत ज्यादा होता है, घूमना फिरना पढ़ना। मान लो वो कहीं जा रहा है तो किसी के साथ है, चाहे कोई जानता हो चाहे ना जानता हो, वो उससे बातें करने लग जाएगा, क्योंकि इसमें कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा है। ब्रदर्स, सिस्टर्स, फ्रेंड्स, कम्युनिकेशन ये बहुत ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था। कॉकुलस, कॉकुलस भी ऐसा ही है, माइल्ड, यील्डिंग, बहुत कहना मानना, बातें सुनना, जिम्मेदार, केयर करना। और कॉकुलस में लव नेचर नहीं है, आर्ट एबिलिटी नहीं है। और जो तीसरी मेडिसिन थी पल्साटिला, पल्साटिला को हमेशा इसका जो किंग पिन है वो है लोनलीनेस, अकेलापन, या फास्फोरस इज अफेक्शनेट। तो पल्साटिला का लोनलीनेस बहुत होती है कि मैं अकेला, मैं निग्लेक्टेड हूँ, मुझे लोग नजरअंदाज करते हैं, मुझे लोग सुनते नहीं है, मुझे देखते नहीं है। एंड उसके साथ साथ इग्नोर्ड फीलिंग और रोना धोना, हर मिनट मिनट पे रोना। इसमें जो निग्लेक्ट का फैक्टर है वो डिल्यूजन में भी है, मतलब कि आज मैं निग्लेक्ट हो रही हूँ, मेरे बच्चे मुझे पूछते नहीं है, मेरे घर वाले मुझे पूछते नहीं है। और अगर मैं ऐसे माइल्ड या यील्डिंग ना रही तो ये तो मुझे आगे भी नहीं पूछेंगे। वहां पे फियर में भी, निग्लेक्ट में भी पल्साटिला है। उसका रोना बहुत ज्यादा होता है, यहाँ पे उन्होंने रोने वाला कुछ ऐसा नहीं बताया। तो उसको कार्सिनोसिन 30 दी गई, कार्सिनोसिन 200, 1 m, और रिपोर्ट नेक्स्ट आई 12.9। फिर 6 months के बाद स्टार्ट किया, फिर कार्सिनोसिन 1 m, फिर 1 m एवरी मंथ, वंस इन अ वीक स्टार्ट किया। फिर 3 महीने के बाद रिपोर्ट करवाई, वो 3.2 थी, फिर 2 times, फिर 3 times, ऐसे करते करते ऑलमोस्ट इस पेशेंट को 12-21 को स्टार्ट किया और 7-23, 21-22, तकरीबन 1.5 साल में ये बिल्कुल 100% ठीक हुई। इसकी शादी भी हो गई, 2-3 साल भी हो गए और फर्स्ट क्लास है, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इसके पेरेंट्स भी अभी मेरे पास आते हैं किसी और की दवाई लेते हुए। सो जो 2-3 इंपॉर्टेंट बातें मैंने करनी है,
पहली बात, हम सिंगल मेडिसिन की सिलेक्शन करेंगे। ये अपने दिमाग में बांध लो कि अगर आपने होम्योपैथी को आगे बढ़ाना है, आपने खुद को सक्सेसफुल बनाना है, उसके लिए सिंगल मेडिसिन की आपको बहुत ज्यादा सिलेक्शन की जरूरत है। ये कॉम्बिनेशंस, दीज आर नथिंग, चाहे मेरे साथ कोई अग्री करे ना करे, होम्योपैथी में कॉम्बिनेशंस की कोई जगह नहीं है, पेटेंट्स की कोई जगह नहीं है कि हम ये रेकबेका 21 नंबर पी लो, 50 नंबर पी लो, 70 नंबर पी लो। व्हाट इज दिस होम्योपैथी? नो, सारे लोग यूज करते हैं, बट ऐसा मत कीजिए। अगर आपको क्योर चाहिए तो आपको एक दवाई को सेलेक्ट करना पड़ेगा। दूसरी बात, मान लो किसी को रेकबैक की कॉम्बिनेशन से फर्क पड़ भी गया, क्योंकि पेटेंट है, थोड़ा बहुत काम तो हर मेडिसिन कर ही देती है, पड़ भी गया, तो क्या ये बंदा बताने के योग्य है कि किस मेडिसिन ने रिलीफ दिया? नो, नॉट एट ऑल। इवन 2 मेडिसिन अगर कोई देता है तो 2 मेडिसिन में भी कहां पता चलता है कि कौन सी मेडिसिन ने एक्ट किया। दूसरी बात, ये होम्योपैथी का फर्स्ट प्रिंसिपल है जिनकी मैं बात कर रही हूं। दूसरा प्रिंसिपल, मिनिमम डोज। मिनिमम डोज क्या होती है? यानी मैंने तीसरे एफोरिज्म में बहुत खुल के लिखा है कि ये 8-10 चीजें हैं, दवाई कैसे बनानी है, दवाई को कैसे, उसको डोज कैसे देनी है, सारा कुछ। कितना रेपिटेशन चाहिए? बिल्कुल रेपिटेशन नहीं चाहिए। होम्योपैथी एक एनर्जी है जो हम अपने अंदर, अपने पेशेंट के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ये कोई फिजिकल डोज थोड़ी है, ये कोई एलोपैथी थोड़ी है कि सुबह डायबिटीज की दवाई खाई, शाम तक उसका असर खत्म हो जाना है, एग्जॉस्ट हो जाना है, शाम को दोबारा चाहिए। नो, ये तो मैंने सिर्फ वीट एलर्जी के केसेस बताए। जितने भी, कोई अस्थमा है, कोई और बीमारी है, कोई भी और बीमारी है, सब में यही पैटर्न होगा। सिर्फ अगर वो बहुत कोई एक्यूट केस है, उसमें हम हर दिन रिपीट कर सकते हैं। ये भी नहीं कि 6-6 दवाइयां रिपीट करनी है। मान लो बुखार चढ़ गया तो वहां पे हम रिपीट कर सकते हैं। बहुत ज्यादा माइग्रेन चल रहा है, वहां पे हम दे सकते हैं रिपीटेडली, लेकिन बाकी केसेस में इतनी रिपीट करने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर हैनीमैन ने एक एफोरिज्म में लिखा है कि जो बीमारी है वो एक ट्रायंगल होती है, उस ट्रायंगल के ऊपर हमने अपनी दवाई की ट्रायंगल फिट करनी है। तो हमारे तो जो पेटेंट्स वाले, वो तो पता नहीं कितनी उसके ऊपर ट्रायंगल्स फिट करते हैं, वो तो कोई फिट होती ही नहीं होगी, क्योंकि 10 दवाइयों की ट्रायंगल्स कहां कहां जाएंगी। सो जितने भी ये केसेस ठीक होते हैं, सिर्फ इसलिए ठीक होते हैं, एक तो मेडिसिन, सिंगल मेडिसिन। ये नहीं मैं कहती कि पहली बार में ही मेडिसिन सेलेक्ट हो जाती है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस है, 3 महीने तक कोई असर ही नहीं हुआ, फिर मुझे वहां पे दवाई चेंज करनी पड़ जाती है। इट्स ओके, क्योंकि बहुत क्लोज क्लोज 2-3 मेडिसिन होती है, नो प्रॉब्लम, हम 3 महीने के बाद दवाई चेंज कर सकते हैं। लेकिन देनी सिर्फ इसी पैटर्न में है कि मिनिमम डोज दीजिए। ये नहीं है कि भर भर के, हमारे यहाँ पे कुछ डॉक्टर्स हैं जो 5-7 तो पेटेंट देते हैं और 5-7 और साथ में शीशियां देते हैं। कुछ दिन पहले मुझे यहाँ एक डॉक्टर का फोन आया, कहते जी बनर्जी प्रोटोकॉल जो वेस्ट बंगाल में है, मैं उनका अपनी बच्ची 5 साल की बच्ची के लिए दवाई यूज कर रही हूँ। मैंने कहा क्या दिया उन्होंने? आप हैरान हो जाओगे अगर मैं आपको नंबर बताऊं। शी सेड दे गेव मी 65 मेडिसिन्स। मैंने तो एकदम हाथ ही जोड़े, मैं कह जी प्लीज बस आगे मत बोलिए। और पोटेंसी, सीएम पोटेंसी तक, क्या ये होम्योपैथी है? 65 मेडिसिन। अरे हम तो एक दवाई की सिलेक्शन नहीं कर सकते, 65 दवाइयां, 10-10 दवाइयां तो मैंने सुनी हुई है अच्छी तरह से, 65 तो मैंने पहली बार सुनी थी। क्या क्या करना है ऐसी? तभी तो, यही तो कारण है कि जिसके कारण बहुत सारे लोग ठीक नहीं होते और लोगों को लगता है कि होम्योपैथी तो बस छोटी छोटी गोलियां, बड़ी बीमारियों को क्या ठीक करेंगे। लेकिन मैं दावा करती हूँ कि अगर बड़ी बीमारियों को ठीक करना है, उनके लिए सिर्फ होम्योपैथी ही एक ऐसा ट्रीटमेंट है जो ठीक कर सकता है, बशर्ते दवाई की सिलेक्शन ढंग से हो, दवाई की डोज ढंग से दी जाए, बहुत ज्यादा रेपिटेशन की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा दवाई की जरूरत नहीं है। So this is all in today's lecture.
बहुत कुछ कह दिया। अगर किसी को इन सब बातों में कुछ भी गलत लगे तो आई एम सॉरी फॉर दैट, लेकिन मैं ये दावा इसलिए करती हूँ क्योंकि आई प्रैक्टिस ऑन सिंगल मेडिसिन और रिजल्ट ही मिलते हैं, इतने अच्छे मिलते हैं। अगर कोई नहीं ठीक होता इट्स ओके, नहीं ठीक होता ना से कोई बात नहीं, हम दोबारा सिलेक्शन कर लेंगे, लेकिन ये नहीं कि आप 10-10 दवाइयां। जी डॉक्टर रोहित। जी जी, मैंने कुछ भी गलत नहीं है मैडम, बहुत अच्छी बात आपने बताई है। एंड व्हाट एग्जैक्टली इज होम्योपैथी, तो वही है कि सिंगल डोज जो जो हमारे मास्टर ने बोला वो उसको फॉलो करो पहले तो, सेकंड बिल्कुल। थिंग तो बाद में आती हैं सारी चीजें। तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही नॉलेजेबल, बहुत ही वंडरफुल सेशन, और बहुत अच्छे केसेस आपने बताए एज यूजुअल। वो तो हर बार ही ऐसे ही करती हैं। हम लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला है। मैं चाहूंगा कि अगर किसी का कोई क्वेश्चन हाँ आंसर राउंड करने के लिए कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं जी बिल्कुल। तो दे कैन आस्क प्लीज। अपना माइक ऑन कर लीजिए, आप बोल सकते हैं या लिख के दे सकते हैं, क्वेश्चन लिख सकते हैं। बोल भी सकते हैं, बोल के आप पूछ या लीजिए, यू विल गेट योर बिल्कुल, आंसर। डेफिनेटली डेफिनेटली। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। हाँ हाँ मैम, डॉक्टर पुष्पा लालवानी। हाँ, इसमें जी, जी। रडार में मैम फेस्टिडियस ऑन बीइंग टाइम में ना सिर्फ सल्फर है। मैं यही था, मेरे को लगा सल्फर रडार। का एक और रूब्रिक है, वो मुझे हर बार हाँ भूल जाता है। सल्फर में भी टाइम पंचुअल बहुत है, लेकिन उसका रूब्रिक थोड़ा डिफरेंट है। ये जो मैं जिसकी फास्टिडियस ऑन बीइंग टाइम, वो मैं मर्फी से लेती हूँ, उसमें 2 मेडिसिन। हाँ, इसमें जनरल में वीट एग्रीवेट वाला नहीं है, रडार में नहीं है, लेकिन मर्फी में है। नहीं, आप बताते हो हर बार हाँ भी। मर्फी में है क्योंकि उसमें रडार में सिंथेसिस है, उसमें मर्फी नहीं है आई थिंक। हाँ जी, थैंक जी यू मैम, बहुत बढ़िया। जैसे जी, एज यूजुअल थैंक यू, आपका लेक्चर हमेशा ही अच्छा होता है। थैंक यू, थैंक थैंक यू, यू। वेरी नॉलेजेबल। एनीवन गैस एल्स? बंद कर। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मैम, अगर ये वीट एलर्जी के केस में आफ्टर गिविंग 3 months मेडिसिन, वेल सेलेक्टेड मेडिसिन देने के बाद भी टीटीजी लेवल कम नहीं होता है, तो स्टिल वी वांट टू कंटिन्यू द सेम मेडिसिन और नो 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 रीस्टार्ट नो द नो, केस? बाय चांस, हाँ बाय चांस आज की जो तीनों केसेस थे उनमें फर्स्ट हम्म, मेडिसिन ही थी जो वेल सेलेक्टेड मेडिसिन निकली बाय चांस। हाँ मैंने हाँ मतलब हाँ। केसेस वो आए बाय चांस मेरे हाथ। तो होता क्या है, मान लो 3 महीने मैंने, मेरे पास एक केस था, एक लड़का आया वीट एलर्जी वाला अपने फादर के साथ। तो उसके हम्म, फादर बोले, वो डॉक्टर थे उसके फादर, वो बोली गई उसके बारे में, बताई के मुझे लगा कि फादर के डोमिनेशन के नीचे ज्यादा, मैंने उसको कार्सिनोसिन दे दी। 3 महीने के बाद वो आया, उसका टीटीजी 180। फिर मैंने बोला कि नहीं दिस इज रॉन्ग, उसका फादर ही बोली जा रहा है। फिर मैंने फादर को बाहर बिठा दिया, फिर मैंने बच्चे से सिम्टम्स लिए, फिर उसका सल्फर उसकी दवाई निकली और सल्फर से फिर वो ठीक हुआ। 3 महीने तक हमने एक मेडिसिन देनी है। मान लो उसका टीटीजी बिल्कुल भी ठीक नहीं होता, उसके सिम्टम्स ठीक नहीं हुए, उसके लूज मोशन ठीक नहीं हुए, या किसी को कॉन्स्टिपेशन है वो ठीक नहीं हुई, फिर 3 महीने के बाद हमें मेडिसिन चेंज करनी पड़ेगी। ये मुझे लगता है 5-7% केसेस में करनी पड़ती है, क्योंकि बिल्कुल क्लोज मेडिसिन होती है। ये तो है नहीं कि यस हमने मैम। वो भी दे दी वो भी दे दी। यस बिल्कुल देते हैं, हम चेंज करते हैं, 3 months के बाद चेंज करते हैं। One more thing, ma'am. Ma'am, symptomatic if patient is better, but still the TTG level is high or the नहीं, same. In that फिर नहीं case, ठीक, नहीं फिर नहीं ठीक हुआ। अच्छा ठीक, टीटीजी ठीक होना बहुत ज्यादा ठीक है, जरूरी है, वही तो हमारे पास एक ठीक रेफरेंस है है। मैम। हाँ वो ठीक होना या जरूरी या है। यस थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी जी जी, थैंक यू। वेलकम। एनीवन एल्स इफ वांट्स टू आस्क एनीथिंग? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग जी। मैम, एक चाइल्ड है, उसे ना ऑटिस्टिक भी है, वो मतलब ग्लूटेन एलर्जिक भी है और ऑटिज्म भी है उसे। मतलब वो हेड को बेड पे मारती है, थोड़ा डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी की है, तो मैम उसको भी हम 30 से ही स्टार्ट करेंगे? बिल्कुल एवरी केस, बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। और जो इतनी बड़ी बड़ी बीमारियों वाले बच्चे हैं,
खास करके जिनमें लंबा ट्रीटमेंट चलना है, वो तो 100% है कि आप 30 से स्टार्ट करेंगे और 30 देके फिर सेटलैक, फिर 200, फिर सेटलैक, फिर 1M, फिर 1M को हर मंथ कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से है। डॉक्टर मान के साथ मेरी बहुत बार बात हुई है कि डॉक्टर साहब कहते हैं कि आप दवाई देते क्यों? मैंने कहा जी डॉक्टर साहब अगर नहीं देते आप वाला हाल होता ना कि फिर पेशेंट ठीक नहीं होते। मुझे लगता है जो मैं असेस कर पाई इतने सालों से कि अगर हम 1M पोटेंसी, मैं जैन शॉल्टन को फॉलो करती हूँ इस पैटर्न में, वो हर केस को 1M से स्टार्ट करते थे, ऑलवेज गिविंग 1M एवरी मंथ। तो मुझे लगता है कि 1M देने से उसकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है, फिर इम्यूनिटी और बूस्ट हुई, फिर और बूस्ट हुई, फिर और बूस्ट हुई। इस तरह से मुझे लगता है कि 1M देने से और बूस्ट होती है। अगर नहीं दी तो फिर वो तो हमारे पास है ही है कि वो तो फर्क ही नहीं पड़ा, फिर तो वहां का वहीं है। सो इसलिए ये ज्यादा बेटर है कि 1M आप अब हर महीने, हम ये तो नहीं कर रहे ना कि हम 1M को हर रोज दे रहे हैं, महीनों के महीनों दे रहे हैं, एक ही डोज दे रहे हैं, उतनी ही एनर्जी दे रहे हैं जितनी उसने हमें हैनीमैन ने ट्रायंगल में बताया, उतनी ही दे रहे हैं। उससे कोई एग्रीवेशन नहीं हो रही, बल्कि उससे बच्चे की इम्यूनिटी ही इंक्रीज हो रही है। यस मैम, जी थैंक यू मैम। जी मैम वेलकम, बहुत अच्छा लगा सेशन। थैंक यू। Any more questions? Thank you so much, ma'am, for this wonderful session. जी Very knowledgeable. मैं यही बोलना चाहता हूँ, हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन है द होम्यो हीलर्स, होम्योपैथी जी वर्ड, जी जिसमें हमारी एक पूरी टीम है डॉक्टर्स की, और हम लोग बहुत सारे वेबिनार्स करते हैं जिसमें कि आप जैसे लर्नर्ड लोग हमारी रिक्वेस्ट पे आ जाते हैं और जी बहुत सारे सेमिनार करते हैं। ऑलमोस्ट एवरी 1-1.5 महीने में एक सेमिनार, अवार्ड हाँ फंक्शन। बिल्कुल, मैं आपका उसमें फेसबुक में आपने इतनी फोटोज डाली होती है, मैं एवरी टाइम मैं देखती हूँ योर एडवेंट समथिंग या। और ट्री प्लांटेशन भी करते हैं हम लोग, सैनिटरी पैड डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं, हमारा न्यूज़लेटर निकलता है जिसमें कि वी इनवाइट आर्टिकल्स फ्रॉम होम्योपैथ एंड द 5000 कॉपीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड एवरी, इट्स अ क्वार्टरली न्यूज़लेटर। और हम कोशिश करते हैं कि जितना हमारे हाथ में, हम थोड़ा बहुत होम्योपैथी के लिए जितना भी पॉइंट्स में कर सकते हैं, 0.1%। आप लोग तो बहुत कुछ कर रहे हैं, बट हम चाहते हैं कि आपकी नॉलेज जो है सब लोगों को मिले। अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हमारे इसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है, दे लर्न समथिंग। तो ये हमारी शुरू से ही कोशिश रहती है, और मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करना चाहता हूँ कि आप हमारी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करिए, तो हम लोग आगे और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगेन थैंक यू सो मच मैम फॉर ज्वाइनिंग अस। और मुझे लगता है कि आप लोग तो डॉक्टर रोहित, आप तो बहुत कुछ करते हैं। आपने बोला कि 1% करते, 1% नहीं है, मुझे लगता है कि आप लोग तो बहुत ज्यादा कुछ करते हैं, बहुत ज्यादा, सच में। एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिसमें इतना कुछ आप डॉक्टर्स को देते हो, सो आई एम सो हैप्पी विद दैट। थैंक यू मैम, थैंक यू, जी थैंक यू। इतना हमारे लिए हम लोग इतने में ही बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं कि हम अरे आपको, ये आप इतने सच्चाई है, बिजी हैं, दिस इज द रियलिटी। आप लोग इतने बिजी हैं, इतने लर्नर्ड, इतने पे हम लोग एक रिक्वेस्ट करते हैं एंड यू, इतना सा मैम हमारे लिए बहुत कुछ है। अरे कोई बात नहीं, थैंक कोई यू, बात थैंक जी यू जी सो मच मैम, थैंक यू, जी जी। थैंक यू, थैंक यू ओके देन, दीपाली। थैंक यू Thank you, ma'am. एवरीवन। Thank you so Yeah, much. Thank you, ma'am. thank you Thank you so everyone। much.